की बड़ी खबर आ रही है। शर्जिल इमाम गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के जहानाबाद से हुई गिरफ्तारी। 4 दिनों से फरार था शर्जिल इमाम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है, बिहार से, जहां पर जहानाबाद से गिरफ्तारी हुई है शर्जिल इमाम की। JNU का साबिक स्टूडेंट शर्जिल इमाम, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने भड़काऊ तकरीर की थी, जिसमें उसने असम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कही थी अपनी तकरीर में, और इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और अब उसकी बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तारी हुई है। हालांकि JNU के तलबा शर्जिल इमाम की तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बता रहे हैं और उसकी हिमायत में वो भी नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार उसकी हिमायत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि शर्जिल की गिरफ्तारी हो गई है और उसे बिहार के जहानाबाद से हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से कर दें आपको एक बार फिर बाखबर। शर्जिल इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शर्जिल इमाम पर इल्ज़ाम है कि उसने भड़काऊ तकरीर की और उस पर मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर शर्जिल इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिहार के जहानाबाद से शर्जिल को बिहार और दिल्ली पुलिस ने यानी आज दोपहर गिरफ्तार किया है। इससे पहले पीर की रात को उसके भाई और दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। शर्जिल को दिल्ली, बिहार, असम, अरुणाचल, मणिपुर और उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश रही थी। उसके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मामला है। JNU का PhD का तालिब इल्म शर्जिल इमाम तब चर्चा में आया था जब उसका एक मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और इस वीडियो को लेकर शर्जिल इमाम पर 6 रियासतों की पुलिस ने केस दर्ज किया था। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों की पुलिस शर्जिल की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक शर्जिल की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस ने आज सुबह उसके छोटे भाई मुजम्मिल और शर्जिल के दोस्त को हिरासत में लिया। शर्जिल के भाई से पूछताछ से मिली लीड की बिना पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके बाद शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी अमल में आई। जहानाबाद के SP ने शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। तो शर्जिल को गिरफ्तार करने के बाद फिलहाल पूछताछ के लिए काको थाना ले जाया गया है और इस वक्त काको थाना के SP मनीष भी वहां पहुंचे हैं और पूछताछ जारी है। जैसी कि खबरें मिल रही हैं, शर्जिल ने एक वीडियो में असम को भारत से अलग करने का बयान दिया था। दूसरे वीडियो में शर्जिल CA के खिलाफ मुसलमानों से मुल्क भर में चक्का जाम करने की अपील करते नजर आया था। बिहार के जहानाबाद जिला शर्जिल का आबाई वतन है और शर्जिल के माँ बाप और भाई जहानाबाद के काको में ही रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दिनों से शर्जिल इमाम जहानाबाद के आसपास ही छिप रहा था। दिल्ली और बिहार पुलिस ने शर्जिल को काको से ही गिरफ्तार किया गया है और उसे अभी इस वक्त जहानाबाद के काको थाने में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2-3 दिन से पुलिस जहानाबाद के अलग अलग लोकेशन पर छापे भी मार रही थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार शर्जिल के छोटे भाई और उसके दोस्तों को हिरासत में लेने के बाद शर्जिल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। शर्जिल की गिरफ्तारी के बाद काको थाने की हिफाजत बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त जो खबर मिल रही है, जहानाबाद के SP मनीष शर्जिल इमाम से पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस कुछ कागजी कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जहानाबाद पुलिस आज ही शर्जिल को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर आया जाएगा। तो शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि किसी को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो और उन्होंने कहा कि शर्जिल के खिलाफ इल्ज़ामात पर कोर्ट फैसला करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शर्जिल इमाम की बिहार के जहानाबाद में गिरफ्तारी हो गई है। मुल्क के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर उस पर यह मामला दर्ज हुआ था और उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उस पर मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज हुआ है। उसने असम को हिंदुस्तान से
अलग करने का, काटने का बयान दिया था एक वीडियो में, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद एक वीडियो में वो मुसलमानों को भड़काता नजर आता है सीए के खिलाफ चक्का जाम करने के लिए। इन वीडियोस की बिना पर जेएनयू में पीएचडी के स्कॉलर शर्जिल इमाम को हिरासत में ले लिया गया है। बिहार के जहानाबाद से उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। दिल्ली और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उसे जहानाबाद के काको से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उसके छोटे भाई मुजम्मिल और उसके दोस्त को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ की बिना पर ही इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। तो जी सलाम पर इस वक्त बड़ी खबर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर शर्जिल इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिहार के जहानाबाद से शर्जिल को दिल्ली और बिहार पुलिस ने आज दोपहर गिरफ्तार किया है। पीर को उसके भाई और दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस शर्जिल को दिल्ली, बिहार, असम, अरुणाचल, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही थी। उसके खिलाफ राजद्रोह का यानी मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त जहानाबाद के काको थाना की हिफाजत बढ़ा दी गई है, जहां पर शर्जिल इमाम से जहानाबाद के एसपी मनीष पूछताछ कर रहे हैं और खबर यह कि आज ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है और उसे रिमांड पर लेकर के पुलिस दिल्ली ला सकती है। तो इस वीडियो को जो उसका वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, मुतनाज़ा वीडियो, उस पर 6 रियासतों की पुलिस ने केस दर्ज किया था शर्जिल इमाम पर और दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों की, कई रियासतों की पुलिस सरगर्मी से शर्जिल की तलाश कर रही थी। जहानाबाद के एसपी ने भी शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है और इस वक्त जहानाबाद एसपी उससे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें, शर्जिल इमाम ने एक वीडियो में असम को हिंदुस्तान से काटकर अलग करने का बयान दिया था और दूसरे वीडियो में शर्जिल ने सीएए के खिलाफ मुसलमानों से मुल्क भर में चक्का जाम करने की अपील की थी। तो बिहार के जहानाबाद का ही रहने वाला है शर्जिल इमाम। उसका आबाई वतन जहानाबाद ही है और उसके माँ बाप और भाई जहानाबाद के काको में ही रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दिनों से शर्जिल इमाम जहानाबाद के आसपास ही छिप रहा था। दिल्ली और बिहार पुलिस ने शर्जिल को काको से ही गिरफ्तार किया है। तो पिछले 2 दिनों से जहानाबाद के अलग अलग लोकेशन पर पुलिस छापे मार रही थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही थी। आखिरकार जब उसके छोटे भाई और दोस्त को हिरासत में लिया गया तो उसके बाद पुलिस को शर्जिल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हो पाई है। शर्जिल की गिरफ्तारी के बाद काको थाने की हिफाजत बढ़ा दी गई है। क्या क्या बयान दिया था, जो वीडियो उसके वायरल हुए थे, एक बार हम आपको फिर दिखाते हैं। इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके। बताइए आप। यूपी में शहरी आबादी मुसलमानों की 30% के ऊपर है। अरे भाई शर्म करो, 30% का शहर चल क्यों रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान शहरी है, शहर में रहता है। शहर बंद कीजिए और जो किसी और रास्ते पे ले जाए उसको तर्क कीजिए, उसको भगाइए। तो आपने सुना, इन्हीं बयानों की बिना पर शर्जिल इमाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मामला दर्ज किया गया है और अब उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और आपको बता दें, 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले की और अभी जो मौजूदा तस्वीरें वो भी जारी हो गई है। इस वक्त वो बिहार के जहानाबाद के काको थाने में रखा गया है, जहां पर एसपी उससे पूछताछ कर रहे हैं। आज ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, जहां से उसे रिमांड पर लिया जा सकता है और दिल्ली भी लाया जा सकता है। तो पहले और अब की तस्वीर भी और वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया जिसमें कि वो
मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो जगह जगह चक्का जाम करें सीए की मुखालफत में, और भड़काऊ उसका जो बयान है कहीं ना कहीं इश्तियाल अंगेज बताया जा रहा है, जिसके चलते उस पर ये मामला दर्ज किया गया है और अब ये कार्रवाई हुई है। शर्जिल इमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्कॉलर है और उस पर सीए के खिलाफ जो रैलियां चल रही हैं उनमें मुतनाज़ा बयान देने का इल्ज़ाम है, जिसका कि वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। एक वीडियो में वो असम को मुल्क से अलग करने की बात कहता हुआ नजर आता है। हालांकि जेएनयू के तलबा उसकी हिमायत में लगातार मुजाहरे कर रहे हैं और उनका कहना है कि शर्जिल इमाम के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उसके कहने का वो मतलब नहीं था जो निकाला जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में मामला दर्ज हुआ और उसके बाद 6 रियासतों की पुलिस लगातार उसे ढूंढने में लगी हुई थी। आज जाकर बिहार के जहानाबाद में कामयाबी मिली है, जहां दिल्ली और बिहार पुलिस की जॉइंट टीम ने छापेमारी करके शर्जिल इमाम को हिरासत में लिया है। कल से जहानाबाद में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन शर्जिल को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब थी। उसके बाद उसके भाई और दोस्त की गिरफ्तारी अमल में आई और उनकी खबर के बाद उनसे पूछगछ के बाद शर्जिल इमाम को जहानाबाद में काको में गिरफ्तार किया गया है, जहां इस वक्त वो काको थाने में रखा गया है और पुलिस उससे पूछगछ कर रही है। तो शर्जिल इमाम पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्बास मेहंदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे जी सलाम के आउटपुट हेड अब्बास मेहंदी। शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी अमल में आ गई फाइनली और अब उस पर मामला चलेगा, लेकिन जेएनयू में अभी भी उसकी हिमायत में मुजाहरे जारी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो शर्जिल इमाम को जिस वीडियो की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है आज, वो उसके जो अल्फाज थे, उस वीडियो का जो कंटेंट था, उसे किसी भी तरह से, किसी भी तौर से, चाहे वो उसके जिस तरह से आपने सवाल किया कि उसकी हिमायत में जेएनयू में मुजाहरे हो रहे हैं, किसी भी एंगल से, किसी भी जाविये से, किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से शर्जिल इमाम के उन अल्फाज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। शर्जिल इमाम के वो अल्फाज, वो जुमले, वो लफ्ज एंटी नेशनल थे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से शाहीन बाग ने पीसफुल प्रोटेस्ट करके कई शाहीन बाग पैदा किए थे, उस मुहिम को शर्जिल इमाम के इस बयान से धक्का लगा है बहुत बड़ा। उस वीडियो आने के बाद, मंजर आम पर आने के बाद, ऐसे तमाम मुजाहिरों पर सवालात उठ रहे हैं। तो अगर उसकी हिमायत में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जेएनयू में मुजाहिरे हो रहे हैं, तो उसको किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके पर, किसी भी अंदाज में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मुजाहिरीन और उसकी हिमायत में उतरे हुए लोग, खासतौर से जेएनयू के तलबा, तो ये कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया, पेश किया गया, वीडियो में जो दिखाया गया, जिसके चलते ऐसा लगता है कि मुल्क से असम को काटने वाला बयान है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वो कहीं ना कहीं अपनी दलील देते नजर आते हैं। इमरान, देखिए, आप पूरा वीडियो सुनिए और उस वीडियो को आप देखिए। क्या उसके इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है? वो कह रहा है कि हमें असम को इंडिया से कट करना होगा, इंडिया से काट देना होगा, हमें पटरियों पर, सड़कों पर इतने मवाद डालने होंगे कि आर्मी को असम तक जाने में कम से कम 1.5 महीने लगे। क्या इस बयान को कोई जस्टिफाई कर सकता है? ये कौन सा किस उस बुनियाद पर जस्टिफाई किया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। और जो भी समझदार लोग हैं, खुद शाहीन बाग में जो प्रोटेस्टर्स हैं, मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, तो खुद वहां पर भी लोग शर्जिल इमाम की मुखालिफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शर्जिल इमाम ने गलत किया है, गलत कहा है, शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अगर आप पूरा उसके बयान सुनेंगे, वो जिस तरह से तकरीर कर रहा है, जिस तरह से लोगों को समझा रहा है और बता रहा है, वो पूरी तरह से एंटी नेशनल है। किसी मुल्क में रहकर आप कहेंगे कि इंडिया से असम को अलग कर दिया जाएगा, कि असम अलग हो जाएगा, कम से कम परमानेंटली नहीं तो हम 1.5 महीने के लिए हम असम को इंडिया से कट कर देंगे। ये कौन सा बयान है और इस बयान पर कौन मुजाहरा कर रहा है? किस तरह से ये जस्टिफाई किया जा रहा है? ये बहुत ही अफसोसनाक है कि इस तरह के बयान
इसको जितनी भी इसकी तरदीद की जाए, इसकी जितनी भी इसकी मुखालफत की जाए वो कम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस बयान को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, उस बयान पर भी की हिमायत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मुजाहरा चल रहा है शाहीन बाग का सीएए की मुखालफत में, चाहे वो तशद्दुद के मामलों में पीएफआई जैसी तंजीम का सामने आना हो या शर्जिल इमाम जैसे चेहरे, उनके वीडियोस, इस तरह के बयान, कहीं ना कहीं इस पूरे मुजाहरे पर भी सवाल खड़े होते हैं। और जो लोग सड़कों पर हैं, ख़वातीन सड़कों पर हैं, वो जिस भी जज्बे के साथ हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बीच बीच में आ रही हैं, इस पूरी तहरीक पर पलीता लगाने वाली साबित हो रही हैं। जी हाँ, देखिए, जमहूरियत में किसी को भी एहतजाज करने का हक है। कानून के दायरे में रहकर, आईन की हुदूद में रहकर आदमी अपनी नाराजगी का इजहार कर सकता है, अपने मुजाहरे दर्ज करा सकता है, अपने एहतजाज दर्ज करा सकता है। शाहीन बाग जो आज पूरी इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम निकल कर सामने आया, अगर आप देखेंगे 15 तारीख से जो शाहीन बाग में इतवार के रोज से जो वहां पर चक्का जाम है, सड़क पूरी ब्लॉक की हुई है, उसकी अगर आप बुनियाद देखेंगे तो उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को खड़े करने में, उसको जिंदगी देने में, उसको 15 दिन तक वहां पे कुव्वत देने में शर्जील इमाम का बुनियादी हक है। इसलिए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इसको नहीं गलत ठहरा सकते कि शर्जील इमाम का कोई रोल नहीं है। शर्जील इमाम ने ही वो प्रोटेस्ट खड़ा किया। हाँ, लेकिन अब जो वहां पर प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो उनमें से कुछ लोग हैं जो शर्जील इमाम की मुखालिफत भी कर रहे हैं। उनमें से ही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि शर्जील इमाम की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शाहीन बाग को खड़ा करने में शर्जील इमाम ने बुनियादी हक अदा किया है। मैं उस पूरे प्रोटेस्ट का, उस पूरे मुजाहरे का मैं खुद आईनी गवाह हूं, और सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं। लेकिन फिर तो इस पूरे तहरीक पर सवाल उठ जाता है कि जिस तहरीक के पीछे शर्जिल इमाम जैसे लोग हों, जिनके ख्यालात, जिनका एजेंडा, जिनकी सोच, जिनके बयान, जिनके वीडियोस इस तरह के हों, तो फिर इस मुजाहरे पर कौन यकीन करेगा? इस मुजाहरे की जो शफाफियत है, नीयत पर कैसे यकीन किया जाए? हाँ, नहीं, उसमें देखिए एक मोड़ आया उस मुजाहरे में। शर्जील इमाम ने 15 दिसंबर को वो प्रोटेस्ट शुरू किया। उसके बाद 2 जनवरी को शर्जील इमाम ने ये ऐलान किया, ये अनाउंसमेंट किया अपने फेसबुक पेज पर भी, और कहा कि अब हम यहाँ से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हम खत्म करते हैं। फिर उसके बाद जो लोकल वहाँ के लोग थे, वो आवाम थे, उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम कौन होता है, ये प्रोटेस्ट हमारा है, हमारे हक की लड़ाई है, हमारी शहरियत की लड़ाई है, सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो शर्जील इमाम ने 2 जनवरी को ये डिक्लेयर कर दिया था, ये ऐलान कर दिया था कि शर्जील इमाम ने इल्जाम लगाया था कि ये प्रोटेस्ट जिस नीयत से हमने शुरू किया था, उस प्रोटेस्ट में कुछ सियासी शामिल हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो गई हैं, और इस मुजाहरे को अलग रुख दिया जा रहा है। तो शर्जील इमाम ने 2 जनवरी को उस मुजाहरे से अपनी वापसी का ऐलान कर दिया था कि अब हम इस मुजाहरे में न हम और न हमारे साथी शामिल हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शाहीन बाग जैसे और मुजाहरों को खड़ा करने में शर्जील इमाम का रोल रहा है। शर्जील इमाम ने शुरुआत की है, और पहले दिन से शुरुआत की है, और अब जो वो शाहीन बाग में लोग बैठे हैं वो शर्जील इमाम की मुखालफत भी कर रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा, जो वहाँ के साबिक एमएलए हैं आसिफ मोहम्मद खान, उन्होंने शर्जील इमाम पर इल्जाम लगाया था कि शर्जील इमाम मेरे पास आया। उनका एक बयान है, वीडियो है, उसमें वो कह रहे हैं कि शर्जील इमाम मेरे पास आया कि हम अब ये प्रोटेस्ट खत्म करना चाहते हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि मेरे पास अमित शाह का फोन आया था। इस तरह की भी इल्जाम तराशियां एक दूसरे पर चल रही हैं। तो अभी जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों अभी इस वक्त का जो शाहीन बाग है, वो शाहीन बाग शर्जील इमाम के इस बयान की मुखालिफत कर रहा है। लेकिन शर्जील इमाम की हिमायत में खड़े हुए लोग यकीनी तौर पर एंटी नेशनल हैं, क्योंकि शर्जील इमाम के अल्फाज को, शर्जील इमाम के जुमले को किसी भी तौर से, किसी भी एंगल से, किसी भी जाविये से, किसी भी तरीके से, किसी भी नजर से, किसी भी नजरिए से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जायज नहीं ठहराया जा सकता। और एक बार फिर अब्बास मेहंदी साहब, जेएनयू इस पूरे तनाज़े में मरकज़ में आ गया है, सेंटर में आ गया है, और जेएनयू ये वही जहां से टुकड़े टुकड़े गैंग निकलती है, और उसके बाद अब शर्जिल इमाम की इश्तियाल अंगेज़ी और जिस तरह के वीडियोज़ और मुतनाज़ा बयान, और जेएनयू फिर
कहीं ना कहीं सीए के जामिया से ये पूरा मामला जो चला अब जेएनयू पर आकर के सुई अटकती है और फिर जेएनयू से एक और इस तरह की बात। जी हाँ, अगर आप जामिया का प्रोटेस्ट देखेंगे और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखेंगे तो इसमें जेएनयू का रोल है। जेएनयू के लोग हैं वहाँ पर, जेएनयू के तलबा वहाँ पर रहते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं। वो अलग अलग अंदाज से मुजाहरे करते हैं। वो उनके अलग अलग, कभी ड्राइंग कंपटीशन के जरिए मुजाहरा कर रहे हैं, कभी नुक्कड़ नाटक के जरिए मुजाहरा कर रहे हैं, कभी कोई खूबसूरत तस्वीर बनाकर भारत का नक्शा बनाकर मुखालफत कर रहे हैं। तो जेएनयू के लोग वहाँ पर मौजूद है। लेकिन हाँ, इस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शाहीन बाग के लोग जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं अपने मुतालबात को लेकर, उनको बड़ी ही संजीदगी और समझदारी के साथ इन तमाम ऐसे अनासिर पर नजर रखनी होगी कि जब कुछ हो जाता है तो कहते हैं साहब हम नहीं थे। जब जामिया का वायलेंस हुआ तो कहा कि बाहरी अनासिर आ गए। तो बाहरी अनासिर आपकी भीड़ में कैसे आ गए, आपको इस पर नजर रखनी होगी। फिर एक मीडिया के एक चैनल के सहाफी के साथ जब बदसलूकी होती है तो फिर शाहीन बाग के लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं थे, वो बाहरी अनासिर थे। तो आपको इन बाहरी अनासिर पर नजर रखनी होगी, आपको देखना होगा, आपको ये नजर रखनी होगी कि जिस नीयत और जिस मुतालबात को लेकर हम मुजाहरा कर रहे हैं क्या उसी सिमत में जा रहा है या हमारे मुजाहरे को हर रोज हर नया शख्स हाईजेक कर रहा है। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। बहुत शुक्रिया अब्बास मेहंदी साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। नहीं तो जो कोई गलत काम करेगा उसको, जो देश का कानून है, संविधान है, उसको समझना चाहिए और किसी को भी देश हित के बाहर नहीं जाना चाहिए। वो एक अलग बात है। जो भी आरोप है उस पर जो कुछ भी वहाँ की पुलिस ने किया है, किसी की गिरफ्तारी होती है उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, सारा सब कुछ होगा। हर इंसान को ये, चाहे वो किसी जात से बिलोंग करता हो, वो भारत का वासी है तो उसे अधिकार है आंदोलन करने का। वो अपना जो ग्रीवांस है वो बहुत पीसफुल वे में पुटअप कर सकता है। अब इसे लोग समझ जाए ज़रूर, कोई ऐसी बात है, हमें एक आध प्रूफ को दे दीजिए कि उसने कोई न्यूसेंस क्रिएट किया है तो मैं उसका बीइंग ए अंकल, मैं ये कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा और मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन बहुत संवैधानिक रूप से लड़ूंगा, कोई असंवैधानिक रूप से नहीं। अगर प्रोटेस्ट करना अपराध है तो हम अपराधी हैं। तो नीतीश कुमार का कहना है कि इस पूरे मामले में कानून अपना काम करेगा और जो गलत होगा उस पर कानून अपना काम करेगा और मुल्क के खिलाफ इस तरह की बातें अगर कही गई हैं तो उस पर कानून अपना फैसला देगा, उसको अपने ढंग से देखेगा। तो शर्जिल इमाम की बिहार के जहानाबाद में हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उसे हिरासत में ले लिया गया है और काको इलाका जो है जहानाबाद का, वहां से उसे पकड़ा गया है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे रिपोर्टर आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। बराह रास्त हमारे साथ हैं आसिफ इकबाल। शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी, दिल्ली की अगर हम बात करें, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जेएनयू में तो उसके फेवर में लगातार मुजाहरा कर ही रहे हैं तलबा, शाहीन बाग से क्या खबर है? आसिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं दोबारा आपसे राब्ता कायम करता हूं। आपको बता दें कि शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी हो गई है बिहार के जहानाबाद से। जहानाबाद ही उसका आबाई वतन है, उसके भाई और माँ बाप वहीं रहते हैं और आज सुबह उसके भाई और दोस्त को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, तब शर्जिल इमाम के जहानाबाद में होने की ही जानकारी मिली, क्योंकि इससे पहले भी जहानाबाद में उसकी होने की खबर मिल रही थी और कई जगह छापेमारी भी हुई थी। आसिफ, बराह रास्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए आसिफ इकबाल। जी आसिफ, शाहीन बाग और जेएनयू दोनों से क्या रद्द-ए-अमल आ रहे हैं? शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी हो चुकी है, जेएनयू में तो उसके इस गिरफ्तारी के खिलाफ, उस पर मुकदमे, उस पर मामले के खिलाफ भी लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे है इमरान के, आप जानते हैं कि तमाम चीज़ें जब सामने आई, जब से वीडियो सामने आए शर्जिल इमाम के, उसके बाद से ही लगातार ये कोशिशें थी कि दिल्ली पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो, ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, लगातार छापेमारी हो रही थी बिहार में, जहाँ जहाँ भी उसके लिंक थे, जहाँ जहाँ भी ये माना यह जा रहा था कि जहाँ वो रहने वाला था, जहाँ बासिंदा या फिर जहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं, वहाँ सभी जगह छापेमारी चल रही थी और लगातार 3 दिनों से ये कार्य हो रहा था। आप उसे समझिए कि बिहार पुलिस की तरफ से भी कॉपरेशन हो रहा था, बिहार पुलिस भी चाहती थी
कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हो, और आज कहीं ना कहीं से इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस को, और उसमें शरजील इमाम की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ अगर इस पर राजनीति की बात करें तो साफ तौर पर है कि शाहीन बाग में जो लोग थे वो लोग भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन लोगों ने साफ, कई सारे लीडर जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा मसला था जो 3 महीने पहले, अगर वो उसका पहला वीडियो 3 महीने पहले का है तो उस समय तक क्यों छोड़ा गया, उसी समय क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ जेएनयू की अगर बात कर लें तो देखिए जेएनयू में जो लोग उसको मानने वाले या उसको समझने वाले लोग हैं वो लोग तो साफ तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी गलत हो रही है, उस पर कार्रवाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो वो अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जो अब इस पर समझिए कि पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन दिगर की पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अगर ये पहला, जब इसका पहला वीडियो जो है वो 3 महीने पहले का बताया जाता है तो उस समय ही क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, आखिर इंतजार क्यों किया गया। दूसरी तरफ इस पर आप कहीं ना कहीं से देखिए सब सारे मसलों को दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है इमरान, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है और हर मसले की कहीं ना कहीं से लिंकअप करने की कोशिश हो रही है कि सभी मसले जो हैं, सभी मामले जो हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखे जाए। और शाहीन बाग इस वक्त सबसे बड़ा हॉटकेक बना हुआ है, पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है, सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि उससे जोड़कर ही शरजील इमाम की गिरफ्तारी को देखा जा रहा है कि अब शरजील इमाम की गिरफ्तारी के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन कौन सी बातों का खुलासा करते हैं। इमरान, खबर तो ये भी है आसिफ की शर्जील के जो वालिद हैं उन्होंने 2005-6 में चुनाव लड़ा था, इंतखाब में वो उतरे थे और इंतखाबात में, और जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव पर उतरे थे। ये भी बिल्कुल, और बीजेपी का सपोर्ट था, ये भी सच्चाई है, ये भी बात समझ में आ रही है। इमरान, मैंने कहा और आरजेडी के उम्मीदवार से वो हार गए थे। ऐसे में अब हालात यहाँ बदल गए हैं, कैसे देखें आप? बता रहे हैं सारा जो है सियासी इसके पीछे बड़ी वजह है, और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, आगे बिहार भी है, नीतीश कुमार का रद्देमल भी आया। इमरान, मैं आपको बताऊं कि देखिए जो सुरेंद्र यादव जहानाबाद के विधायक थे वहीं से जहानाबाद से ये चुनाव लड़े थे, और काको जो इलाका है, जो काको जो है वो जहानाबाद विधानसभा के इलाके में पड़ता है, जिस जगह से गिरफ्तारी हुई है वहीं का वो रहने वाला। तो आप समझिए कहीं ना कहीं से इस पर अभी बहुत सारी परतें खुलेंगी, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी से पहले जब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आपने 3 महीने का इंतजार क्यों किया, दूसरे वीडियोज आने का इंतजार क्यों किया, जब पहली बार ही आपको ये लग गया और आपके हाथ में प्रूफ था तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दूसरी बात है कि आपने इतने प्रिविलेज क्यों दिए उसको। और अब कहीं ना कहीं से ये बात जो आपने कहा इस पर ही परतें खुलने बाकी हैं कि आखिर बिहार में जिस पार्टी के नेता, उस पार्टी के नेता जो नीतीश कुमार हैं, जिसकी बिहार में सियासत चल रही है, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता उसके वालिद थे। कहीं ना कहीं से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो बीजेपी का सपोर्ट भी था। तो ये भी अपोजिशन दिगर की पार्टियों को एक बड़ा मौका मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब खुलासे होंगे, जब वो बताएगा कि आखिर किस किस मसलों पर क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो क्यों वहां शाहीन बाग गया, क्यों इस तरह के बयान दिए, क्यों इस तरह की बातें उसने सामने कही, तो उस पर बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी होंगी। और देखिए अब ये बात साफ है कि जब मामले खुल के आएंगे सामने तो बहुत सारी चीजों का खुलासा भी होगा। शाहीन बाग को लगातार कवर कर रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, शर्जील भी वहां पर रहा करता था, उसी ने इस आंदोलन को खड़ा किया। हमारे आउटपुट हेड अब्बास मेहंदी भी बता रहे थे कि वो पेश रहा, लेकिन पिछले दिनों फिर वो वहां से चला गया क्योंकि उसने कहा कि अब वो अपना आंदोलन, अपना मुद्दा या शाहीन बाग को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, आपके कहने से नहीं खत्म होगा। तब अब्बास मेहंदी बताते हैं कि उसने कहा कि हमारे पास वजीर दाखिला का फोन आया था। तो शाहीन बाग से क्या रद्देमल आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं इमरान की ये बात बिल्कुल कहना कि किसने स्टार्ट किया, कौन आगे तक ले गया, क्या ले गया, ये अभी बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि देखिए शाहीन बाग में आप सभी लोग अपनी अपनी बातों क्रेडिट ले रहे हैं। ये अलग बात है कि शाहीन बाग में क्रेडिट लेने वालों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल दिगर की पार्टियां नहीं है, ना उसके दिगर जमात के लोग हैं, बल्कि इसमें यही बात हो रही है कि इंडिविजुअलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है और इंडिविजुअल तरीके से ही वहाँ पर प्रोटेस्टर्स शामिल हुए और उसके बाद ये प्रोटेस्ट बड़ा प्रोटेस्ट होता रह गया। तो कहीं ना कहीं से एक बात और समझना होगा कि शर्जील इमाम की शख्सियत है कितनी बड़ी, क्योंकि जितनी बड़ी वो दिखाई दे रही है, जितनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें कोई जिसके पास कुछ भी ताकत नहीं होती है वही ज़्यादा बातें करता है। ऐसा कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई, कुछ शाहीन बाग के लोगों से हमने बात की, तो उन लोगों ने ये भी कहा कि अगर इतने ताकतवर आप खुद होते हैं तब तो समझ में भी आता है, जब आपकी ताकत नहीं और आप बोलते सिर्फ जुबान से बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं तो वो भी सब समझ में आएगा कि आखिर शर्जील इमाम वाकई किसी में इस लायक थे, इस लायक है वो कि वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट खड़ा कर सके, बड़े हुजूम को इकट्ठा कर सके, ये भी देखना होगा, या फिर सिर्फ शर्जील इमाम का नाम सामने आ रहा है और कहीं कुछ है ही नहीं उसके पास पे। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहानाबाद जो उसके वालिद हैं वो जहानाबाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में जरूर रहे हैं, विधानसभा का टिकट भी जेडीयू ने दिया था, लेकिन उसके बाद वो फिर अभी कहीं भी किसी भी कोई कोर कमेटी में नहीं है, या फिर जेडीयू के एक्टिव मेंबरशिप में उस तरीके से एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं। उनका बेटा यहाँ आता है, यहाँ पे काम करता है। शर्जील इमाम इस मसले से पहले शर्जील इमाम के बारे में कोई जानता तक नहीं था। ये अलग बात है कि विवादास्पद बयान देकर आप कहाँ हाईलाइटेड हो जाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो बिना वजह के ही चीज़ें खड़ा करने में, फसाद खड़ी करने में, इन लोगों का ज़्यादा हाथ होता है, जिनकी कोई ताकत नहीं होती, जिनके पास कोई हुजूम नहीं होता। क्योंकि अगर उनके पास ये चीज़ें होती तो और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही होती। इमरान, आप भी ये बात, क्योंकि आप बहुत नज़दीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। 1 महीने का वक्त हो चुका है शाहीन बाग में, 1 महीने से लगातार प्रोटेस्टर वहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर वाकई शर्जील इमाम की ये बात होती कि अगर वो प्रोटेस्ट खड़ा करने वालों में है या प्रोटेस्ट को डिसॉल्व करने वालों में से है, तब तो बात सामने भी आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जबकि उसने कहा कि वज़ीर दिफा का फ़ोन आया, उनके पास उनका फ़ोन आया आपसे, होम मिनिस्टर का, तो ये बात बड़ी हैरत अंगेज होती है कि अब जिस शख्स के पास ऐसा फ़ोन आया हो, वो शख्स इस तरह के बयान दे रहा हो, वो शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, ये बड़ा ही मतलब एक तरीके से संशय खड़ा करने वाला है। लेकिन जितना बड़ा पोर्ट्रेट दिया जा रहा है, क्या वो है भी? दिल्ली के असेंबली इंतखाबात जिस वक्त चल रहे हैं और जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है दिल्ली में, उसमें ये गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक सियासी जो तशहीर का जरिया जरूर बनेगी, क्योंकि बीजेपी इस मामले को लेकर पेश थी। उसने ये वीडियो भी बार बार जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बताने की कोशिश की और उस पर मामले को लेकर के बहुत पेश नजर आई। क्या एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अब इसको लेकर और कैंपेन करेगी? बिल्कुल आपको इमरान बताऊं मैं कि अभी सबसे बड़ी बात यही है कि आप जरा सोचिए कि चुनाव से पहले जो सर्वे आता है, उसमें सर्वे में दिखाई देता है कि बीजेपी को बमुश्किल 3 से 5 सीट मिलती नजर आती है और 2 से 3 सीट कांग्रेस को मिलती है, बाकी सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती है। ये बात साफ तौर पे बीजेपी को मालूम थी। बीजेपी ने उस सर्वे का खंडन भी किया, खूब मजम्मत की है उस तरीके से कि भाई ये सर्वे कहीं से सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने एग्रेसिव प्रचार का दौर शुरू किया है, आप समझिए कि नुक्कड़ सभाएं जितनी अमित शाह दिल्ली में कर रहे हैं, उतनी नुक्कड़ सभाएं उन्होंने गुजरात में भी नहीं की होगी और ना किसी भी चुनाव में किया हो। क्योंकि अभी हाल में झारखंड में चुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव था, हरियाणा में चुनाव था। आप साफ समझ सकते हैं कि इतने चुनाव अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, लेकिन कहीं नुक्कड़ सभाओं का दौर कम से कम गृह मंत्री अमित शाह जो उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कभी देखने को नहीं मिला। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो हो रहा है, आप समझिए कि नुक्कड़ सभाएं हो रही है। बीजेपी अपने तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, अभी तक सभी लोग मैदान में नजर आते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है बीजेपी का जो केंद्र का मंत्री हो और दिल्ली में मौजूद हो और वो प्रचार न कर रहा हो। तो आप ये समझना होगा कि आखिर बीजेपी इतनी एग्रेसिव तरीके से क्यों प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं से चीजें दिखाई पड़ रही है कि हम कैसे चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं, कैसे चीजों को गोलबंद कर सकते हैं। और अचानक जो आंदोलन 1 महीने से चला आ रहा है, वो अभी से 7 दिन पहले से क्यों हाईलाइटेड हो गया, क्यों शाहीन बाग सबके सेंटर में है, क्यों ये बात कही जा रही है कि शाहीन बाग में उग्रवादी हो रहे हैं, आतंकवादी हो रहे हैं और बड़े बड़े आरोप शाहीन बाग पे लगाए जा रहे हैं। ये भी समझना होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जो सांसद है, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर 5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं शाहीन बाग में, तो कहीं ना कहीं समझिए कि वो आपके घरों में घुस जाएंगे। ये क्यों नहीं समझा जाए कि शाहीन बाग में जो लोग इतने दिनों से इकट्ठा हुए हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली और साथ साथ कांग्रेस के साबिक मेंबर असेंबली भी बड़े एक्टिव हैं और वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के अपनी सियासी रोटियां सेकने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। इमरान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक बात समझिए, हिंदुस्तान में हर मसले का राजनीतिकरण करना बिल्कुल आसान है, और वो भी शाहीन बाग जैसे और जामिया। अब सोचिए जरा, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आप खुद समझिएगा इस चीज को कि आंदोलन शुरू हुआ वो जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 से। जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के गेट नंबर 7 से 13 दिसंबर को शुरू हुआ। 15 दिसंबर को ये जब पुलिस के द्वारा मैन हैंडलिंग होती है, उसके बाद से फिर वहां पे प्रोटेस्ट के तौर पे बच्चे बैठते हैं, लड़के बैठते हैं जिनको चोटें आई होती हैं, वो तक तो समझ में आता है। लेकिन 17 दिसंबर के बाद से शाहीन बाग को ब्लॉक कर दिया जाता है और शाहीन बाग में लोग बैठना शुरू होते हैं। जरा ये समझना होगा कि आखिर इस तरह की चीजें शाहीन बाग को ही क्यों ये सॉफ्ट टारगेट बनाया गया और शाहीन बाग को इतना बड़ा आंदोलन के तौर पर बनाया गया, सभी लोग इकट्ठा होने लगे वहां पे। उसके बाद वहां पे कांग्रेस के लीडर जिनके ऊपर शाहीन बाग के लोगों को आसिफ मोहम्मद खान, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है
कि वो किसी न किसी सियासी जमात का किसी न किसी रूप में सियासी टूल तो बन ही रहे हैं, अगर ऐसा है तो। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी अगर उनको अपना सियासी टूल बना रही है, तो क्या उनमें इस तरह के लोग नहीं है जो इस चीज़ को भांप रहे हो, समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हो? और अब शर्जिल जैसे वाकई मामले भी सामने आ रहे हैं, वो एक अलग किस्म की परेशानी, एक अलग किस्म का पलीता है इस पूरी तहरीक में। इमरान, बहुत वाजिब सवाल है आपका, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि शाहीन बाग के पूरे आंदोलन को लीड करने के लिए कोई भी नुमाइंदा सामने नजर नहीं आता है। आप एक भी ऐसे शख्स का नाम नहीं ले सकते हैं कि जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हो, जो लोगों से बात करने को तैयार हो। अगर केंद्र सरकार या फिर कोई भी शख्स अगर बात करने के लिए तैयार होता है कि हाँ ठीक है, हम इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले से बात करना चाहते हैं। जैसे सबसे बड़ा देश का अभी तक हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ वो अन्ना आंदोलन था। अन्ना आंदोलन में कम से कम ये बात साफ थी कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जैसे तरीके बड़े नेता थे जो इनसे बात हो सकती थी, जिनसे उस समय की केंद्र सरकार ने बात की थी। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है माफ कीजिएगा, इसमें कोई भी शख्स नजर नहीं आता है जिससे कोई बात कर सके। और इसीलिए ये अभी तक जो है चीजें, यही बात सबके समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये कह ले कि जो समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग वो नहीं आ रहा है कि आखिर इसको कौन लीड कर रहा है, किस तरीके से लीड कर रहा है, क्या आगे होने वाला है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग इकट्ठा होकर अपनी बातें कह रहे हैं, बातें कह के फिर चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर हल कैसे निकलेगा? क्या ये हम नहीं माने कि 8 फरवरी तक, जब तक दिल्ली का चुनाव है तब तक ये तमाम चीजें चलती रहेंगी और इसका फायदा नुकसान जो भी है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही हैं। वहां के आवाम को क्या फायदा नुकसान हो रहा है ये किसी ने नहीं समझा। आप ये बताइए कि जामिया के इलाके में क्या बदतर स्थिति है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। जामिया इलाके में आज तक जो भी विधायक रहा हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो या फिर आम आदमी पार्टी का विधायक हो, किसने कितना काम किया उस पर चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। आपने अपने विधायकी फंड का कितना काम किया उस पर चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। सारी चर्चाएं अब कहीं ना कहीं से शाहीन बाग तक आके सिमट गई है। सभी अपने सवाल और जवाब से बचते नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और आप जरा सोचिए कि अगर ऐसे मुद्दे मिले पॉलिटिकल पार्टी को जो मूल मुद्दों से छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बातचीत हो, तो सभी चाहते हैं यही हो। अगर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर ये मानती है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बीजेपी ये कहती है कि हम सिर्फ विकास की बात करना चाहते हैं, तुम छोड़े शाहीन बाग, आप विकास के मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आम आदमी पार्टी जो बात कल तक ये बात कहती थी कि हमारा तो विकास हमारा मुद्दा है, हम सिर्फ और सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो फिर क्यों शाहीन बाग को खींच के ले आ रही है? वो क्यों नहीं विकास पे सबको ले जा रही डिबेट कराने के लिए? तो कहीं ना कहीं से ये बात साफ समझ में आती है कि ये विकास कोसों दूर नजर आता है और शाहीन बाग सेंटर में नजर आता है और शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही दिल्ली का चुनाव नजर आता है। शुक्रिया आसिफ इकबाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका। दिल्ली से इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे, रद्द-ए-अमल भी लेंगे शाहीन बाग के लोगों का भी इसमें क्या मिल रहा है और जो अलग अलग जगह से आएंगे अभी इसकी गिरफ्तारी के बाद शर्जिल इमाम की। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। एक वक्त दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में मुनक्किद नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी की रैली में पीएम मोदी ने मुखालफत पर तनकीद की है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि सिर्फ वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर से 370 हटाया नहीं गया है। पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। हम दहशतगर्दी वाला कश्मीर मुल्क को नहीं दे सकते। कश्मीर को दहशतगर्दी ने तबाह कर दिया था। कश्मीर के लाखों लोगों को एक दिन में घर छोड़ना पड़ा था। हमारी फौज जब दहशतगर्दों पर एक्शन के लिए कहती है तो उसे टाल दिया जाता था। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। सत्तर साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग में अब नए तरीके से सीए और एनआरसी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। शाहीन बाग से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं जिन पर सीए को रद्द करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये पोस्ट कार्ड पूरे मुल्क से मंगाए जा रहे हैं और अब तक 25,000 पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि उनका हदफ है कि 50,000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड भेजे जाएं ताकि आने वाले दिनों में
जब कोर्ट में समाअत हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कानून पर स्टे लगाएं। हम लोग ने 60,000 अब तक लेटर लिख चुके हैं, जिसमें से 25,000 CGI को जा चुका है और भी हम ट्राई कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर सारे लेटर्स को पोस्ट करना है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट पे बिल्कुल नहीं भरोसा है। हमें भरोसा है CGI पे। हम अपनी आवाज़ को लेटर के थ्रू भेज रहे हैं कि हमारी बातें सुने, हमारी बातों को रखें, हमारी बातों को समझें। मुल्क की कई रियासतों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा जारी है। मुंबई के पास नागपाड़ा में JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद ने एक अवामी जलसे को खिताब किया और सीधे अमित शाह को चैलेंज दे डाला। उधर मगरबी बंगाल मुल्क की चौथी ऐसी रियासत हो गया है जिसने CAA के खिलाफ तजवीज पास की है। मुंबई के पास नागपाड़ा में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में मुनक्किद एक अवामी जलसे को JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद ने खिताब किया। उमर खालिद ने वजीर दाखिला अमित शाह को चैलेंज देते हुए कहा है कि शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली में नहीं है, मुल्क के हर कोने में है। सरकार जितने शाहीन बाग उजाड़ेगी उससे ज्यादा शाहीन बाग हर गली मोहल्ले में खड़े हो जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर एक इलाके का नाम नहीं है, भारत के हर कोने में एक शाहीन बाग है। रोज एक शाहीन बाग खड़ा हो रहा है और तुम कितने शाहीन बाग उजाड़ोगे? हर गली मोहल्ले में एक शाहीन बाग खड़ा है। हम ये लड़ाई जीत रहे हैं, हमारी ये लड़ाई जीत हमारी होगी। उधर मगरबी बंगाल असेंबली ने भी पीर को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तजवीज पास कर दी। मगरबी बंगाल ऐसा करने वाली मुल्क की चौथी रियासत है। असेंबली में पेश इस तजवीज में मरकजी सरकार से शहरियत कानून रद्द करने, NRC के अमल पर रोक लगाने और NPR के मंसूबे को रद्द करने की अपील की गई है। अभी वो बोलते हैं वो ले आएगा, तो मैं तो दे दिया, पहले ही से दे दिया। देखते हैं क्या लेना चाहते हैं, क्या वजह रही है। और जो स्पिरिट तो ठीक रहेगा तो मैं बोलेगा ओके ठीक है, और स्पिरिट चेंज करने का मौका है उनका तो मैं अमेंडमेंट देगा। इस दौरान वजीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में कहा कि मुजाहरे सिर्फ अक़लियतों के नहीं बल्कि सभी के हैं। मगरबी बंगाल में हम CAA, NRC और NPR को लागू नहीं होने देंगे और पुरअमन लड़ाई जारी रखेंगे। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान असेंबली CAA के खिलाफ तजवीज पास कर चुकी हैं। साबिक वजीर खजाना और बीजेपी के दिग्गज लीडर रहे यशवंत सिन्हा भी शहरियत कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पीर को यशवंत सिन्हा ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मुल्क में बेचैनी बनी हुई है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि शहरियत कानून की मुल्क को कोई जरूरत नहीं थी। मैं कानून के बारे में सिर्फ 3 बातें कहना चाहता था। नंबर 1, मैं मानता हूं कि ये देश के संविधान के ही खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के मौलिक ढांचे के विपरीत है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, ये जो कानून बना है इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि पहले के कानून में ही सरकार को अधिकार था कि वो जिसको चाहे नागरिकता दे। तीसरा जो बिंदु मेरा है कानून के बारे में वो ये है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सरकार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है लॉ में, उस भाषा को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि इसको मत इम्प्लीमेंट होने दो और केवल भटका के रखो लोगों को। पीर को ही कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में मुजाहिरों को खत्म करने को लेकर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कौमी इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने CAA के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों पर जुल्म का भी इल्जाम लगाया। मानव अधिकार आयोग, मैं मानता हूँ उसने बड़ी गंभीरता से जो भी हमने तथ्य इनके सामने रखे हैं, जो भी सबूत हमने सामने रखे हैं, उन सब को उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है और हमको आश्वासन दिया है कि इसको एक एक की वो जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई संभव है वो कार्रवाई वो करेंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में शहरियत कानून के खिलाफ कई मुजाहिरे हुए। इन मुजाहिरों के दौरान कई शहरों में आगजनी और पुरतशद्दुद वाक़ये सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में 23 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
शाहीन बाग को लेकर दिल्ली चुनाव में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनती है तो 11 फरवरी को 1 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा दिया जाएगा। शाहीन बाग में पिछले 45 दिनों से सीए के खिलाफ मुजाहरा जारी है। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में सरकारी जमीन पर मस्जिद का मसला भी उठाया। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि सरकार बनने के 1 महीने में सरकारी जमीन पर बनी सभी मस्जिदों को हटा देंगे। एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरे को सजा में बिखराव की साजिश बताया है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जिन्हें पीएम मोदी पसंद नहीं है वो मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाए जाते हैं। समाज में बिखराव की साजिश बताया है। वजीर अक़लियती उमूर के वजीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरे को समाज में बिखराव की साजिश बताया है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जिन्हें पीएम मोदी पसंद नहीं है वो मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाना चाहते हैं। सीए को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन पैदा करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। ये शुद्ध रूप से समाज में बिखराव और टकराव पैदा करना, किस तरह से अपनी सियासी रोटियां सेकना। और मोदी जी से आपको जो है वो अगर आपको पसंद नहीं है, आपकी जो है वो राजनीतिक अदावत है, तो उसको जो है वो देश के खिलाफ अदावत नहीं आप बनाइए। देश के खिलाफ उसको जो है वो आप एक देश के खिलाफ अभियान मत बनाइए। और आम आदमी पार्टी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें केजरीवाल कहां आ गए बीच में? मतलब दिन रात केजरीवाल का ही सपना आ रहा है। फर्जी वीडियो डाल रहे हो स्कूलों का दिल्ली को बदनाम करने के लिए। एक हमारे जलेबी भाई हैं, उन्होंने बताइए जलेबी भाई ने फर्जी वीडियो डाल दी स्कूल की। ऐसे मानसिकता के लोग हैं ये लोग। शर्म नहीं आती इन लोगों को। उधर से प्रवेश वर्मा है, उसने एक फर्जी वीडियो डाल दी। जो स्कूल बंद हो चुका है उसकी वीडियो डाल के दिल्ली के स्कूल को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे गुजराती शहंशाह ने कह दिया जाओ कहीं से वीडियो बना के लाओ। ऐसे दिल्ली को बदनाम मत करो, दिल्ली के बच्चों को बदनाम मत करो, दिल्ली के स्कूल को बदनाम मत। तुम दिल्ली के बच्चों को फिसिडी कह रहे हो कि वो फेल हो रहे हैं। वो पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं, तुम लोग कह रहे हो वो फेल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक दुर्भावना की पराकाष्ठा है जो भाजपा की इस चुनाव में दिख रही है, जो आज जलेबी भाई ने करके दिखाया है। एक फर्जी वीडियो डाल के दिल्ली के स्कूल को, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने का काम किया है। ऐसे लोगों की तो गिरफ्तारी करके इनको जेल में डालना चाहिए। सवाल 2 उठा ले तो गिरफ्तारी की। दूसरा शाहीन बाग के लिए सीएम ने कहा था कि बीजेपी के लोगों को जाकर बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है अगला स्टेप क्या होगा? जानी चाहिए उन लोगों को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को जाना चाहिए। 3 तलाक के मसले पर पूरी की पूरी भाजपा रो रही थी, उनके कपड़े गीले हो गए थे, रुमाल भीग गए थे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप क्यों नहीं जा रही उनसे बातचीत करने? उनसे जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था किसके पास है? उनकी मांग किससे जुड़ी हुई है? उनकी मांग जुड़ी हुई है केंद्र सरकार से। अमित शाह जी को जाना चाहिए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। जो लोग रो रहे थे, और यूपी का चुनाव भी जीते हैं ये लोग मुस्लिम महिलाओं के वोट से, खुद ही कहते थे। इनको सबने वोट भी दिया है। इसमें 2 भड़काऊ बयान जो अभी हाल ही में सामने आए हैं। एक अनुराग ठाकुर का बयान आपने सुना होगा, जो उन्होंने नारे लगवाए, और उसके बाद प्रवेश वर्मा। चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले। प्रवेश वर्मा के बयान पे भी आपका क्या कहना? सब चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था है तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव में अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। आप लोग क्या शिकायत करेंगे चुनाव आयोग? फिर वही बात, मतलब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग है नहीं, आप हर एक चीज के लिए जाइए शिकायत कीजिए घूम घूम के। आप पहले मानिए अगर चुनाव आयोग है, मैं तो कह रहा हूं अगर चुनाव आयोग है, उनको तनख्वाह मिलती है भैया इस काम के लिए। उनको जगह जगह वीडियो बनाना होता है, जगह जगह निगरानी करनी होती है। तो अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं
तो उसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं। क्योंकि चुनाव में पूरा साइन वाक चल रहा है, तो इसको आप डिनाई करते हैं। जनता कह रही है चल भाग चल भाग चल भाग, भाजपाइयों को कह रही है चल भाग चल भाग चल भाग। सीएम तो नहीं जाएंगे ना। सर एक और ज्वाइनिंग कर ले। तो आप एक सवाल को कितनी बार पूछोगे? ट्वीट देखा नहीं आप लोगों ने? यार सब हिंदी जानते हो, अच्छी खासी पढ़े भी हो। बाइट में बोल दीजिए ना एक बार। आप थोड़ी सब ट्वीट पे हिंदी में लिखा हुआ, आराम से सब हिंदी जानते हैं, पढ़ लेंगे। नहीं, जिसको हिंदी नहीं आती उसको बता दूंगा।